हेलो एंड वेलकम इन दिस सेशन। आज हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये हमारा मध्यकालीन भारत का दूसरा वीडियो होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं भक्ति मोमेंट एंड मुगल एम्पायर के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है सूफी एंड भक्ति मोमेंट से जो है अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत का दरगाह है। तो अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अजमेर है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है। शेख मोइनुद्दीन सिज्जी या चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो यही सेम क्वेश्चन आ गया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है। ये भी पेपर में पहले आ चुका है। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता है। तो एक्चुअली जो खानका है ना, जहाँ पर बैठकर सूफी संत अपना प्रवचन या अपना ज्ञान देते थे अपने शिष्यों को, उसको खानका कहा जाता था। और उसको हिंदी का जो टर्म है उसमें बोलते हैं धर्मशालाएँ। स्तूप वर्ड जो है, स्तूप वर्ड है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। दरगाह जहाँ पर सूफी संत को दफनाया जाता था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कि सूफी संत को जहाँ दफनाया जाता है मरने के बाद, उसको क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा दरगाह। धर्म स्थल जो है किसी भी धार्मिक जो स्थल होता है, किसी भी धर्म का जो एक धार्मिक रिलीजियस प्लेस होता है, उसी को बोलते हैं धर्मस्थल। तो खानका का जो ये होता था, खानका का मतलब क्या होता है? धर्मशालाएँ या धर्मशाला। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? समा शब्द का अर्थ था, एक्चुअली समा का अर्थ होता था, समा शब्द का जो अर्थ है ये है भगवान को डिवोटेड करके कोई अगर सॉन्ग या फिर मतलब कोई भी गीत गाया जाता था, उसी को बोलते थे समा बांधना। तो ये हो जाएगा पवित्र गीतों का पाठ करना, ऑप्शन सी। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली। आपको एक बात समझना होगा, जो कुतुब मीनार है ना, ये इन्हीं इन्हीं ये जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं को डेडिकेट करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था दिल्ली में। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो कब्रगाह है वो भी दिल्ली में है, दरगाह। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? तो वली शब्द जो है इसका मतलब होता है संत, रिलीजियस टीचर, संत। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत का पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हर साल मनाया जाता है और ये 6 दिन तक चलने वाला एक उर्स है। ठीक है। सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है। तो जहाँ पर सूफी संत को दफनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दरगाह। दरगाह, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? रूढ़िवादी का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, जो एक जो नियम कानून है उसको प्रॉपरली फॉलो करने वाला, उसमें वो किसी भी तरह का मिलावट नहीं करते हैं। तो ये जो नक्शबंदी है, ये लोग रूढ़िवादी थे, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्टली अपना रूल रेगुलेशन जो भी था काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नक्शबंदी लोग जो थे वो रूढ़िवादी थे। अगला भक्ति आंदोलन से, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो बसवन्ना जो है, बसवन्ना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, बसवन्ना। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि दक्षिण भारत में लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है, तो ये भी हो जाएगा बसवन्ना। लिंगायत। अलवर किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवर संत जो थे वो वैष्णव या विष्णु के अनुयायी थे। अलवर संत, ये एक्चुअली अलवर संत जो थे ये 12 थे, इनकी संख्या 12 थी। इसमें एक महिला है जिसका नाम आपको याद रखना होगा, उनका नाम है अंडाल। अंडाल, अंडाल। इसमें 12 संत थे और 12 में एक थी अंडाल, और जिसको साउथ इंडिया का मीरा कहा जाता है। अंडाल को मीरा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। मीरा कहा जाता है साउथ इंडिया का। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो 19वीं शताब्दी के मध्य में सतनामी आंदोलन जो है इसकी स्थापना गुरु घासीदास ने की थी, ऑप्शन सी। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पुष्टि मार्ग नामक जो भक्ति संप्रदाय था उनका संस्थापक वल्लभाचार्य,
ऑप्शन ए हो जाएगा। वल्लभाचार्य थे, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो भगवान राम पे आधारित जो है रामानंद, इनका नाम से ही आप लगा सकते हो ठीक। रामानंद जो है भगवान राम के को केंद्रित मान के अपने भक्ति आंदोलन में भाग लिए थे। डैश प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत में एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो ये हो जाएगा आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत सिद्धांत को मान के ये थे, क्या बोलते हैं, गुरु थे, मतलब क्या बोलेंगे, हिंदू धर्म के एक महान ये हुए धर्म सुधारक और दार्शनिक हुए। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? तो ये चोखा मेला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चोखा मेला, और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम भी सुने होंगे। चोखा मेला जो थे महाराष्ट्र के एक संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। भक्ति आंदोलन के एक तरह के लीडर भी थे, बहुत सारे लीडर हुए, उनमें एक थे चोखा मेला। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला एक भक्ति काव्य है, भक्ति काव्य का एक रूप है? तो भगवान विठोबा का जो है ये अभंग एक ये जो गीत था ये भगवान विठोबा को स्तुति में गाया जाने वाला है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई थी? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा अवधी भाषा में। मल्टीपल टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है डैश के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे? तो ये हो जाएगा नदिया डिस्ट्रिक्ट। ये नदिया डिस्ट्रिक्ट की थी। नदिया डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है नदिया, वहाँ के थे। इन्हों वैरांग के नाम से भी जाना जाता था। लाल डेट जो है इनको लालेश्वरी भी कहा जाता है। लाल डेट को ही लालेश्वरी भी कहा जाता है, जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थी की गिनती डैश भाषा के आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवयित्रियों में की जाती है। तो ये काश्मीरी भाषा के। आप लाल डेट का नाम जो है लालेश्वरी भी याद रखिएगा, पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि लालेश्वरी जो है 14वीं शताब्दी की एक महिला संत थी जिनकी गिनती काश्मीरी भाषा के आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवयित्रियों में की जाती है। लाल डेट को लालेश्वरी। डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वरकारी संप्रदाय से जुड़े थे। वरकारी संप्रदाय से जो जुड़े हुए थे ये हो जाएगा गोरा कुम्हार जो वरकारी संप्रदाय के थे, गोरा कुम्हार। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवरों के नेतृत्व में हुआ वो किसके भक्त थे? तो जो अलवर संत थे वो वैष्णव या विष्णु के उपासक थे। ऑप्शन सी। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो डैश पर एक कमेंट्री है। तो भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी जो बुक है ये भगवत गीता पर एक कमेंट्री है जिसको ज्ञानेश्वर ने लिखा था। इंपॉर्टेंट। यहाँ से स्टार्ट होता है विजयनगर साम्राज्य। जबकि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीन में इसे डैश साम्राज्य के रूप में वर्णित करते हैं। विजयनगर जो था साम्राज्य ये कर्नाटक में था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा हम्पी। आपसे ये भी पूछा जाएगा हम्पी जो है किस नदी के किनारे है? तो ये रिवर हो जाएगा तुंगभद्रा। तीनों याद रखना होगा। डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, वही क्वेश्चन आ गया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी है। ऑप्शन सी। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपनी डैश के नाम पर विजयनगर साम्राज्य के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की। तो अपने माँ के नाम पर नागलपुरम नाम का एक छोटा सा शहर को, एक जगह को बसाया था सम्राट कृष्णदेवराय ने। पतनूलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर
राज्य में चले गए वे कौन थे? पतनुलकर जो थे ये रेशम के बुनकर थे। ये रेशम के बुनकर थे जो स्टार्टिंग में गुजरात में काम करते थे, बाद में ये विजयनगर साम्राज्य में चले गए। फारसी दूत अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये विजयनगर आया था देवराया टू के टाइम में, फारसी दूत। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त मर्यादा के नाम से जाना जाता है। अमुक्त मर्यादा, कृष्णदेवराय एक राजा थे तो वो शासन कला के ऊपर किताब लिखेंगे। अमुक्त मर्यादा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वो पहले काकतीय राजवंश जो था उसके दरबार में रहते थे। उसके दरबार के सामंत थे। सामंत वो लोग होते थे जो बड़े बड़े जमींदार और राजा के जो दरबार में बड़े बड़े ओहदे पर होते थे, सामंत थे। तो विजयनगर के जो ये है संस्थापक हरिहर एंड बुक्का, वो काकतीयों का क्या था के दरबार में रहते थे और उनके सामंत थे, काकतीय राजवंश। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की है? तो तुलु वंश की स्थापना हो जाएगा कृष्णदेवराय ने। तुलु वंश एक्चुअली विजयनगर साम्राज्य में 4 ये हुआ, संगम, सुलवा, तुलवा, अरिविडु। संगम, सुलवा, तुलवा, अरिविडु, इसको याद रखिए, ये सीक्वेंस है। ये 4 वंश वहाँ पर हुआ विजयनगर साम्राज्य में। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव पड़ा था? तो ये हो जाए इक्तादारी। एक्चुअली जो राजा होते थे दिल्ली सल्तनत में, जो राजा होते थे और उनके दरबार में जो बड़े बड़े रॉयल मेंबर होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, उनको इक्तादार कहा जाता था और उनको बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन अलॉट किया जाता था जिसके ऊपर वो लोग शासन करते थे। तो ये इक्तादार व्यवस्था जो है ये बहमनी और विजयनगर के राजाओं ने भी अपनाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इक्तादारी। चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। पहली राजधानी तो हम्पी हो जाएगी, अंतिम राजधानी चंद्रगिरी। चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में है? तो चंद्रगिरी का किला जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। निम्नलिखित में से महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन है? तो मनु चरित्र के लेखक जो है अलसानी पेदाना। ऑप्शन सी हो जाएगा, मनु चरित्र के रचयिता। निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलु वंश से संबंधित था? तुलु वंश से संबंधित होगा यहाँ पर कृष्णदेवराय। एक्चुअली पुष्यमित्र सुंग प्राचीन भारत से है, विष्णुवर्मन ये भी प्राचीन भारत से है, सिम्हा विष्णु ये भी प्राचीन भारत से हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और तुलु वंश का एक ही राजा है यहाँ पर कृष्णदेवराय। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक पुर्तगाली लेखक था जो दक्षिण भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था? तो ये आया था बारबोसा। डुआर्ट बारबोसा ये एक पुर्तगाल का आदमी था जो कि भारत के आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखा था, मध्यकालीन भारत का। 1326 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया? तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो ये हो जाएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी जो है कर्नाटक में है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी और हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णदेवराय की कृतियों में से एक अमुक्त मर्यादा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो लिखा गया है तेलुगु में लिखा गया है। अमुक्त मर्यादा जो है ये तेलुगु में लिखा गया है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का प्रसिद्ध यात्री दुआर्ट बारबोसा कहाँ के निवासी थे? तो ये पुर्तगाल के निवासी थे जिसने भारत के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में मध्यकाल में लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो कला का जो सबसे अच्छा उदाहरण है विजयनगर का ये हम्पी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर का साम्राज्य है, उसके अवशेष किस शहर में मिलते हैं? तो ये हो जाएगा हम्पी में।
तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश राज कर रहा था? तो उस समय राज कर रहा था तुलवा। आपसे ये भी पूछा गया है पहले कि तालीकोटा का लड़ाई कब हुआ है? तो ये 1565 में हुआ है। 1565 में तालीकोटा का लड़ाई हुआ है और उस समय तुलु वंश जो था वो राज कर रहा था। यहाँ से बहमनी राजवंश शुरू होता है। बहमनी कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर दोआब विजयनगर और डैश के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण था। तो ये जो दो नदी है कृष्णा और तुंगभद्रा का जो बीच का जो जमीन का था उसको रायचूर दोआब कहते हैं। और दो नदी के बीच का जो भूमि होता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। तो उस जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए विजयनगर और बहमनी राजाओं में लगातार लड़ाई होता था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने डैश में की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाएगा 1347 में। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में किया था। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन हसन ही था जो गद्दी पर बैठने के साथ बहमन शाह का उपाधि धारण किया था, इसीलिए उसको कहते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो इमाद शाही वंश जो हो जाएगा ये बरार की स्थापना के लिए जाना जाता है। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो ये बरार हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इमाद शाही वंश का संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा इमाद उल मुल्क। ये नाम से ही पता चल जाएगा। इमाद उल मुल्क ने इमाद शाही वंश की स्थापना की जो कि बरार में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? तो ये हो जाएगा आहसानाबाद। अभी जो आहसानाबाद का नाम है इसका नाम है गुलमर्ग नहीं बोल रहे हैं, गुलमर्ग जो है ये कश्मीर में है और गुलबर्ग जो है आपका साउथ इंडिया में है। आहसानाबाद था। निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित है? तो ये हो जाएगा, इसका होगा ऑप्शन अहमदनगर। निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित है? तो ये हो जाएगा अहमदनगर। बहमनी साम्राज्य का स्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था, ऑप्शन ए। यहाँ से मुगल वंश दिल्ली का जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या बोलते हैं, दिल्ली के जो हम लोग पढ़ चुके हैं 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत। उसके बाद अगर मेडिएवल इंडिया में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुगल राजवंश। तो मुगल राजवंश के बारे में जितना भी राजा है, जितना भी कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन डैश में काबुल पर कब्जा कर लिया था। तो काबुल में कब्जा किया था 1504 में बाबर ने। भारत पर किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ है ये हुआ है 1761 में। पानीपत का 3 लड़ाई हुआ है। ये 1761 में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के बीच में लड़ा गया। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये लोदी वंश का आखिरी राजा था इब्राहिम लोदी। मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल आपसे पूछा जाएगा, मुगल मम्मी की तरफ से अगर पूछा जा रहा है, माँ की तरफ से, तो मुगल का जो संबंध है वो चंगेज खां से हो जाएगा। अगर आपसे पिता की तरफ से पूछा जाए तो ये तैमूर लंग के वंशज थे। पिता की तरफ से तैमूर लंग के, और मम्मी की तरफ से पूछा जाए माँ की तरफ से तो ये चंगेज खां के वंशज थे मुगल। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजू के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था? तो बाबरनामा, जिसे तुजू के बाबरी भी कहा जाता है, इसको बाबर ने खुद लिखा है। तो ये बाबर का हो गया ऑटोबायोग्राफी। पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह हो जाएगा बाबर, जिसने मुगल वंश का स्थापना किया था 1526 में।
1526 में। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीज़नों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो ये हो जाएगा तुलगमा नीति। तुलगमा टेक्निक का यूज करके ये आर्मी को अरेंज करते थे डिफरेंट पैटर्न में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो अपने तोप जो होता है, टैंक को मतलब तोप जो है उसको किस पैटर्न में ये करते थे, सेट करते थे, तो वो हो जाएगा रूमी पैटर्न में। रूमी। आपको तो पूछा जाए तोप को किस पैटर्न में सजाता था तो वो हो जाएगा रूमी पैटर्न। आर्मी को किस पैटर्न में सजाता था बाबर, तो वो हो जाएगा तुलगमा पैटर्न में। 1526 में डैश ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया तथा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो ये हो जाएगा बाबर। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में मार दिया था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया है, तो ये हो जाएगा महमूद लोदी को घाघरा की लड़ाई में हराया था बाबर ने। अब 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो गई। राणा संगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच हुई खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो खानवा की लड़ाई 1527 में हुई है। खानवा की लड़ाई 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। इसमें बाबर जीत जाता है। एक्चुअली बाबर ना सारा का सारा बैटल जीता है अभी तक, जो भी इंडिया में आया था वो सारा बैटल जीता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, तो ये हो जाएगा बाबर ने हराया था 1526 में। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे, तो बाबर हो जाएगा मुगल सम्राट पहला। अगर आपसे आखिरी पूछा जाए तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जाफर टू। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो हो जाएगा बाबर, ऑप्शन ए। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और वर्ष डैश में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है। 1526 ये 21 में, 17 में, 18 में, 19 में हर बार आ रहा अलग अलग एग्जाम में एसएससी का। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वो पितृपक्ष से तैमूर की तरफ से, हाँ वो पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज खां के खानदान से था मुगल, ये बात सही है। मुगल, ऑप्शन बी, मुगल, ये बात सही है। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे, ये बात गलत है। अफरासियाब बलबन अपने आप को बोलता था कि वो अफरासियाब के ख़ानदान का है, ना कि मुग़ल अपने आप को बोलते। तो मेरा आंसर हो जाएगा यही। अगला देख लेते हैं ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है। बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खां के से था। हाँ, मुग़ल जो थे अपनी माँ की तरफ से चंगेज खां के ख़ानदान से और पिता की तरफ से तैमूर लंग के ख़ानदान से था। उज़्बेक के लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था, ये बात भी सही है। बाबर को फरगना से निकाल दिया गया था। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो ये गलत है। अफरासियाब जो है बलबन अपने आप को कहता था। अफरासियाब जो है एक काफ़ी बड़ा ये था, राजा था, ये फारस का, ईरान का राजा था। अब बलबन बोलता था हम उसी के ख़ानदान के हैं। हुमायूं का जन्म वर्ष डैश में हुआ था, तो 1508 में हुआ था। गैप काफ़ी ज़्यादा है, ऑप्शन के बीच में 1500, 1600, 1800 है। ये बड़ा आसानी से लग जाएगा। 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं 1530-1540 ईस्वी किस वंश का शासक था, तो हुमायूं जो था मुगल वंश का शासक था, ये बाबर का पुत्र था। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया, तो हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन जो थी उसका नाम था गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं की जीवनी लिखी है। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था, तो सिकंदर सूरी को हराया था 1555 में। आपसे पूछा जाएगा किस लड़ाई में हराया था, तो सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया था।
चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच में लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। चौसा का जो लड़ाई है ये हुआ था 1539 में हुआ था। आपसे ऐसा ही पूछा जाए कन्नौज का लड़ाई। कन्नौज का जो लड़ाई है ये हुआ था 1540 में, और दोनों बैटल में शेर शाह सूरी जीता था और हुमायूं हार गया था। तो चौसा का जो लड़ाई है 1539 में हुआ है और कन्नौज का लड़ाई 1540 में हुआ है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों के निर्माण पर केंद्रित किया था? तो ये हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया और शेर शाह सूरी ने ही सरायों का निर्माण कराया था। ये लगभग 1700 से बनाया था। इस तरह का आश्रम जो है 1700 बनाया था यात्रियों की सुविधा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है? तो लोधी वंश है, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है। शेर शाह सूरी ने सूरी वंश का स्थापना किया था बिहार। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो कमरान जो है ये हुमायूं का भाई है, मतलब अकबर का अंकल लगेगा। शाह आलम टू है, ये मुगल वंश का एक राजा है। दारा सिखो जो है औरंगजेब का बड़ा भाई है। तो जो शेर शाह सूरी है ये मुगल वंश का नहीं है, ये सूर वंश का राजा है। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो जो चांदी का सिक्का होता था रुपया कहलाता था। आपसे पूछा जाएगा गोल्ड कॉइन को क्या कहता था? तो मोहर। ऑप्शन बी अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता तो मोहर कहा जाता था। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ा गया था कन्नौज। चौसा का लड़ाई जो हुआ है, चौसा का लड़ाई 1539 में हुआ है, 1539 में। भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक है पानीपत का द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हो गई थी। हाँ, 1556 में जब ये हुआ पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुआ, इसी के साथ ही जो अकबर है ये भारत का शासक बन गया था और भारत का शासक बनने के साथ ही अकबर ने विस्तार की नीति अपनाई थी। तो पहला कथन सही है। दूसरा, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान 1576 में लड़ा गया था, यह एक ऐतिहासिक युद्ध है। हाँ, इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच में लड़ाई हुआ था और ये 1576 में हुआ था। तो दोनों का दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन ए एंड बी बोथ राइट। अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सा लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? तुकाराई का जो लड़ाई हुआ था ये 1575 में हुआ था, 1575 में हुआ था तुकाराई का लड़ाई। हल्दी घाटी का जो लड़ाई है ये 1576 में लड़ा गया था। थानेश्वर का जो लड़ाई है ये 1567 में लड़ा गया था और पानीपत का दूसरा जो लड़ाई है ये 1556 में लड़ा गया है, 56 में। ये पूछ रहा नवीनतम, अगर आज हम 2024 में हैं, 2024 से हम देखते हैं ये सारे बैटल को, तो सबसे जो भी हम लोग रिसेंट का बैटल दिखेगा वो दिखेगा हल्दी घाटी का। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्दी घाटी का लड़ाई इन सब में नवीनतम है। और सबसे अगर पुराना पूछा था सबसे पुराना कौन सा है तो हो जाएगा पानीपत का दूसरा लड़ाई, ऑप्शन डी। 1591 के प्रसिद्ध 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो ये हो जाएगा चेरो जनजाति को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है चेरो जनजाति कहाँ का था? तो ये झारखंड का था। झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर चेरो जनजाति रहता था। तो इन्हीं को हराया था मान सिंह ने और इसी के साथ अकबर का झारखंड वाला जो एरिया है उस एरिया में कब्जा हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो ये हो जाए अब्दुल रहीम खान खाना। ये जो ये अकबर जो है, अकबर के नौरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना था। जियाउद्दीन बर्नी ये 11वीं सेंचुरी में भारत आया था। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। गयासुद्दीन बलबन जो है गुलाम वंश का एक राजा था। तो इसमें से अब्दुल रहीम खाना ये एक बचता है। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से
किस वर्ष हुई थी? तो अकबर की मृत्यु हुई 1505 में। किस मुग़ल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अकबर ने ही मुर्शिदाबाद, जिसको पहले मकसूदाबाद कहा जाता था, ये वेस्ट बंगाल में है, ये पश्चिम बंगाल का है, एक डिस्ट्रिक्ट है, अकबर ने स्थापित किया है मुर्शिदाबाद। अभी मुर्शिदाबाद नाम है, पहले मकसूदाबाद नाम था। तीर्थ यात्रियों से संबंधित कर जो कि धार्मिक भेदभाव पर आधारित है, अकबर ने किस वर्ष समाप्त कर दिया था? तो ये हो जाएगा 1563 में। 1563 में जो नॉन मुस्लिम होते थे उनको जजिया कर देना पड़ता था, कि जब भी वो अपना पिलग्रिम पे जा रहे हैं, पवित्र स्थल पे जा रहे हैं, तो उनको एक तरह का टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह का जो टैक्स था ये बहुत धार्मिक भेदभाव वाला था, तो इसी को अकबर ने समाप्त कर दिया था, इसलिए अकबर महान कहलाता है। 1563 में अकबर के शासन के दौरान उनके दरबारी दसवंत डैश में अपने कौशल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो दसवंत जो था ये अकबर के समकालीन है और ये चित्रकला के लिए काफ़ी फेमस था। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल द्वारा लिखित, ये 3 भाग में बटा है, 3 हिस्सा में। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है शेख सलीम चिश्ती और अकबर ने अपने पुत्र, जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं जहांगीर, जहांगीर का असली नाम भी है सलीम, सलीम का नाम जो है जहांगीर का असली नाम सलीम, ये शेख सलीम चिश्ती से ही मतलब मोटिवेटेड है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शाहजहाँ का असली नाम क्या है? तो शाहजहाँ का असली नाम हो जाएगा खुर्रम। शाहजहाँ का असली नाम जो है ये हो जाएगा खुर्रम। और जहांगीर का असली नाम सलीम। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुग़ल बादशाह की पत्नी थी? हमीदा बानो बेगम जो है ये हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ हुई। ऑप्शन सी। अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें मूल्य के उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल की थी? ये काम किया था 1580 में। एक्चुअली जो फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का, वो था टोडरमल। टोडरमल ने देखा कि टैक्स को फिक्स करने के लिए, ताकि किसानों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, इसके लिए वो क्या करता है 10 साल का एक ये एवरेज डाटा लेता है कि कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बारिश ज़्यादा हो जाता है, कई बार उपज अच्छा होता है। तो 10 साल का एक एवरेज लिया और उसके हिसाब से टैक्स प्रणाली को सेट किया था। इसको दसाला सिस्टम भी कहते हैं, दसाला। ये 1580 में करवाया था अकबर ने। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? फाइनेंस मिनिस्टर था राजा टोडरमल अकबर के दौरान। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन-ए-इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही की शुरुआत की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दीन-ए-इलाही का धर्म का जो ये स्टार्ट कब कराया था? 1582। 1582 में अकबर ने करवाया था। अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे। तो सेनापति को फौजदार कहते हैं। बख्शी जो होता है एक छोटा सा एरिया जो होता है, छोटा सा एरिया में जो सेना का जो हेड होता है उसको बख्शी कहते हैं। कोतवाल जो होता है, कोतवाल का जो काम था ये कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। और दीवान जो है ये प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। कोई भी जो एरिया होता है छोटा सा, उसका प्रधान होता था, कैसे टैक्स कलेक्ट करना है, क्या करना है, तो दीवान होता था टैक्स कलेक्ट करने वाला। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो अकबर का जो कब्र है वो जो है सिकंदरा में है। इसकी मृत्यु 1605 में हुई थी। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गया? तो ये महाराणा प्रताप होंगे। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में महाराणा प्रताप और मुगलों के सेना के बीच में हुआ था। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो अकबर जो है
अकबर जो है ये 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठा था। अकबर का जन्म है 1542 ईस्वी में हुआ है और ये 1556 में ये गद्दी संभालता है हुमायूं की मृत्यु के बाद। हुमायूं एक्चुअली लाइब्रेरी का सीढ़ी से गिर के मर गया था। उसके बाद 13 वर्ष की उम्र में अकबर को गद्दी मिला। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? तो ये अकबर को प्राप्त हुआ था 1556 में। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठा। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके डैश नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। तो अकबर जब गद्दी पर बैठा वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल का था। जो शासन चलाने आता नहीं था तो उसका जो सेनापति था बैरम खान, ये उसका संरक्षक था। तो बैरम खान ने ही, जब तक अकबर को समझ नहीं था तब तक बैरम खान ने ही मुगल वंश को चलाया था। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु होगी? तो रानी दुर्गावती का जो संघर्ष हुआ था ये मुगल बादशाह अकबर के साथ हुआ था और गढ़कटंगा को बचाने में ही रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। चांद बीबी डैश की शासिका थी? तो चांद बीबी जो है अहमदनगर की शासिका थी। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल इनमें से किसके दरबार में थे? तो अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक था और ये ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ है। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्माण किया गया है? तो ये जो है अकबर द्वारा निर्माण किया गया है। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल डैश थे? तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे टोडरमल। ऑप्शन डी। बीरबल उसकी अदालत में एक सलाहकार था। बीरबल जो है अकबर के दरबार में एक सलाहकार था। आपसे ये पूछा जाएगा कि बीरबल का असली नाम क्या है? ये रेलवे में आ चुका है, इनका नाम था महेश दास। महेश दास बीरबल का असली नाम। जोधाबाई का उसके साथ विवाह हुआ था। अकबर का जो विवाह हुआ था जोधाबाई के साथ। एक्चुअली जोधा इनका नाम नहीं था, ये जोधपुर की थी इसलिए इनको जोधा कहा जाता था, पर इनका असली नाम जो है हरकाबाई। जो जोधाबाई थी वो जहांगीर की वाइफ का नाम है जोधाबाई। इनका नाम हरकाबाई था पर ये जोधपुर की थी इसलिए इनको जोधा कहा जाता है। सॉरी, ये गलत लगा दिए, आंसर होगा अकबर, ऑप्शन सी। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो अकबर का विश्वसनीय सेनापति मानसिंह हो जाएगा, मानसिंह प्रथम। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? तो दीन ए इलाही जो धर्म है इसको अकबर ने स्टार्ट किया है। अकबर ने स्टार्ट किया। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही धर्म कब स्टार्ट हुआ है? तो ये 1582 में स्टार्ट हुआ है। ये एक्चुअली डेट एक बार आया है तो इसको एक बार याद रखना है। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तुकारोई का जो लड़ाई है ये 1575 में हुआ था। ये जो लड़ाई है बंगाल का एक शासक था, बंगाल का एक अफगान शासक था जिसका नाम था दाऊद, और मुगल सेनाओं के बीच में हुआ था 1575 में। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट दिखला सकते हैं। थैंक यू।